हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारी साइंस की क्लास में। जाते जाते हम लोगों ने अपना अपना केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने अपघटन अपक्रिया पढ़ी थी। ठीक है, तो अपघटन अपक्रिया क्या बताई थी हमने, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अपना पढ़ा था कि क्या कहते हैं कि सर हम लोगों ने रासायनिक अपक्रियाएँ पढ़ ली थी, उनको संतुलित करने की समीकरण पढ़ ली थी, कैसे संतुलित करते हैं, उनकी विधियाँ पढ़ ली थी, और कैसे जो है उनके अलग अलग जो टाइप्स होते हैं रासायनिक अपक्रिया के, उनको भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। योगात्मक अपक्रियाएं हम पढ़ ली थी, फिर हम लोगों ने अपघटन अपक्रिया स्टार्ट कर दी थी। अपघटन अपक्रिया क्या होती थी, जस्ट योगात्मक क्रिया का जो क्या होता था, उल्टा कह सकते हो। उल्टे में क्या होता है, यानी कि अगर दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते तो योगात्मक अपक्रिया, और एक पदार्थ टूट कर दो नए भागों में टूट जाता है तो क्या बनता है, उसे कहते हैं हम लोग अपघटन अपक्रिया। ठीक है, तो शुरू करने से पहले जान लेते हैं, मैं हूं रजित पांडे और आप देख रहे हैं साइंस क्लास पीटीवी केपी सर पे। चलिए शुरू करते हैं। तो अपघटन अपक्रिया हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो अपघटन अपक्रिया करने के बाद अब हम इसके पढ़ेंगे क्या, अलग जो टाइप्स हैं। तो पहला आ जाता है हमारा उष्मीय अपघटन। क्या आ जाता है, उष्मीय अपघटन, यानी कि जब अपघटन अपक्रिया ऊष्मा देने पर होती है उन्हें उष्मीय अपघटन कहते हैं। यानी कि जब अपक्रिया हो रही होगी वो किस पे हो रही होगी, हम कहेंगे कि जब वो उष्मीय अपघटन पे होती है, यानी कि उष्मा पर होती है। जब उष्मा देंगे तब क्या होगा, क्रिया होगी, तो उसे क्या कह देंगे, उष्मीय अपघटन। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग CaCO3 बोलते हैं, का अपघटन करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO चूना जिसे कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में अपघटित हो जाता है। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे सर, CaCO3 जो है हमारा, क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, ये जो CaCO3 है यानी कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जब क्या करते हैं हम लोग उसमें उष्मा देते हैं इसको, तो ये क्या हो जाता है, CaO में टूट जाता है और CO2 में टूट जाता है। समझ गए। चलो अब इनकी देख लेते हैं कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं। तो क्या कहेंगे सर, यहाँ पे कैल्शियम कितना, 1 है, कैल्शियम कितना 1 है, O कितने 3 है, O कितने 3 है, C 1 है, C 1 है, यानी कि ये इक्वेशन कैसी है, यानी कि ये समीकरण कैसी है, संतुलित समीकरण है। क्लियर है। और फिर क्या कहेंगे कि सर CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है किसमें टूट जाता है, ये CaO जिसको क्या कहेंगे हम लोग, चूना कहेंगे। कैसा चूना कहेंगे, शुष्क चूना कहेंगे। कैसा, शुष्क यानी कि सूखा चूना कहेंगे। और ये क्या होता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्लियर है ये। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा ठीक है, नेक्स्ट आता है सर विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन यानी कि नाम से क्लियर हो रहा होगा कि सर विद्युत अपघटन यानी कि विद्युत, जो हम लोग फिजिक्स में भी चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने विद्युत, तो क्या होता है कि सर ऐसा अपघटन जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता है। क्या कहेंगे, ऐसा अपघटन जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत अपघटन कहते हैं। तो देखो क्या है, जिस रासायनिक यौगिक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन होता है तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में देख लेंगे तो क्या कहेंगे, गलित सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम तथा क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। क्या कहेंगे, सोडियम तथा इसमें अपघटित हो जाता है। तो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे किसने कहा, गलित सोडियम क्लोराइड यानी कि गलित सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, जिसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट यानी कि साधारण नमक कहते हैं। इसका क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। जब भी विद्युत अपघटन करेंगे तो Na अलग निकल जाएगा, क्लोरीन अलग निकल जाएगा, Na का Na ही रहेगा और क्लोरीन Cl2 होता है। हम लोगों ने पहली क्लास में भी पढ़ा था, यानी कि कल की क्लास में भी पढ़ा था क्या, कि सर Cl2 क्या कहते हैं, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं। तो NaCl यहाँ पे होगा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो Na का 1 है, Na का 1 है, Cl के 2 हैं, यहाँ पे Cl का 1 है, तो 1 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई की, और 2 से मल्टीप्लाई जब यहाँ पे की तो Na कितने हो गए, 2,
तो इस Na से भी हमने क्या कर दी 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि इसे भी क्या कर लिया हम लोगों ने बराबर कर लिया। समझ गए इतना? ठीक है, तो फिर क्या कहेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं। सर अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई एक यौगिक अपने अलग अलग यौगिकों में टूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। फिर इसके 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? उष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन। उष्मीय अपघटन में पढ़ा हम लोगों ने कि सर उष्मीय अपघटन वो होता है जिसमें उष्मा देते हैं तब वो जो अपघटन होता है उसे हम लोग उष्मीय अपघटन कहते हैं। क्लियर है? विद्युत अपघटन ऐसा अपघटन जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता है उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। क्लियर है? उसका एग्जाम्पल भी देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, विद लैंग्वेज विद एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब हमारा, नेक्स्ट अभिक्रिया आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्या कहेंगे सर, नाम से क्लियर हो रहा है, प्रतिस्थापन यानी कि एक के प्रति जो स्थापित हो जाता है, यानी कि जो मेरे पास है वो हम दूसरे को दे दें, दूसरे वाला अपने पास रख लें, तो इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे सर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु से कोई परमाणु दूसरे यौगिक के परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसे कह सकते हो कि अगर इसका एक एग्जाम्पल अलग से लें तो कहेंगे कि सर कोई एक लड़का है, ठीक है, कोई एक लड़का है, ठीक है, कितना खुश है ये, और ये एक दूसरा लड़का है। ठीक है, ये 2 लड़के हैं। अब ये लड़के क्या कर रहे हैं तो सुनो, इसके पास क्या है, इसके पास पर्स में कितने 500 रुपए हैं और इसके पास पर्स में 400 रुपए हैं। ठीक है, तो सुनो, ये कह रहा है कि मेरे पास पर्याप्त है, मतलब जितने भी रुपए हैं 500 रुपए किसी चीज को चाहिए तो इसके पास 500 रुपए पर्याप्त हैं। अगर इससे कम भी हो जाते हैं तो इसको कोई मुश्किल नहीं होगी। भाई ये लड़का है, इसके पास केवल 400 रुपए हैं, इसको अभी और रुपए चाहिए जिससे ये कोई चीज खरीद सके। इसके पास सब चीजें हैं, इसके पास सब चीजें हैं, तो ये जो 500 रुपए हैं इसके पास, ये इसके पास क्या कहेंगे, ये इसके पास अभी फालतू में रखे हुए हैं। कैसे रखे हुए हैं? फालतू में 500 रुपए रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आएगा और ये इसे क्या कहेगा कि भैया हमें रुपए दे दो। क्या कहेगा? हमें रुपए दे दो। इसने कहा हमें रुपए दे दो, किससे कहा? इससे कहा। ठीक है, अब ये इसे किस बेस पर रुपए देगा बताओ? ये रुपए तो दे देगा इसे क्योंकि इसके पास रुपए हैं, लेकिन ये किस बेस पे देगा? कहेगा कि तुम्हारी क्षमता क्या है, कि तुम्हारी क्षमता हमसे ज्यादा है कि हमारे बराबर या हमसे कम है। अगर हमसे कम है तो हम तुम्हें रुपया नहीं देंगे। क्या कह देगा? तो हम तुमको रुपए नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि तुम हमें वापस तो कर नहीं पाओगे बाद में। अगर तुम्हारी क्षमता हमसे कम है, पता नहीं कब दोगे आके। ठीक है, अगर ये इससे चेक करेगा कि तुम्हारी क्षमता इससे ज़्यादा है, कि क्या कहेगा ये कि हाँ भैया मेरी जो इफिशियंसी है यानी कि जो क्षमता है वो तुमसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर ज़्यादा है तो ये क्या कहेगा? लो भैया रुपए ले लो। और ये क्या कर देगा? इसको 100 रुपये दे देगा। और इसने जैसे 100 रुपये इसको दे दिए तो इसके बाद प्लस 100 हो गए और इसके बाद टोटल रुपए कितने हो गए? 500 रुपये हो गए। और ये क्या हो गया? ये हो गया भैया खुश हो गया। क्या हो गया? ये खुश हो गया। समझ गए? तो कहने का मीन्स यहाँ रुपए उपे से कोई मतलब नहीं था, ये क्रियाएं हो रही हैं। क्या कहेंगे? ये कोई एक यौगिक है, ये अलग यौगिक है। ठीक है, इसके बाद परमाणु, परमाणु में क्या हो गई है? 500 और ये 400 रुपए हो गए। ठीक है, अब ये इसकी अगर क्षमता होगी तो ये इसको रुपए दे देगा, यानी कि अपनी चीज इसको दे देगा और ये उसमें उसे पाके क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। तो सेम वही चीज क्या कहेंगे? सेम वही चीज इसमें होती है। क्या कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु से कोई परमाणु दूसरे यौगिक के परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी कि अदला बदली हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखो दिया गया है, तो एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं। तो देखो क्या है, यहाँ पे दिया है Mg, मैग्नीशियम दिया गया है और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है।
अब यहाँ पे मैग्नीशियम की जो क्षमता है वो इससे क्या है, ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, तभी Mg के पास यहाँ पे क्या नहीं है, देखो Mg अकेला खड़ा है और वहाँ पे जहाँ जाओगे तुरंत क्या मिल जाएगा, Mg के साथ आपको क्लोरीन मिल जाएगा, जिसको क्या कह देंगे हम लोग, इसको कह देंगे हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या कह देंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर है इतना? ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, अब यहाँ पे इसको संतुलित कर लेना, ये तो चीज हो गई। अब इसके साथ क्या करना होता है, बताया था पहली क्लास में क्या, कि यहाँ पे संतुलित करना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे Mg कितना है, 1 है, यहाँ पे Mg कितना 1 है, Mg को चेंज नहीं करना, ठीक। HCl, H कितने हैं यहाँ पे और Cl कितने हैं, यहाँ पे Cl कितने हैं, 2, H कितने हैं, 2, तो HCl को क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और हमारा क्या हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कि सर यहाँ पे भी क्या है, Mg है और यहाँ पे क्या है, CuCl2 है। Mg की जो क्षमता है वो क्लोरीन से क्या है, ज़्यादा है, तो क्या करेगा, Mg क्लोरीन को ले लेगा और Cu को अकेला कर देगा। समझ गए? सेम यहीं पे आता है FeCl2 और H2SO4। तो देखो क्या हो जाएगा, FeCl2 यानी कि देखो Fe के पास भी Cl2 है और H2 के पास SO4, दोनों के पास चीज़ें हैं, दोनों के पास चीज़ें हैं, तो दोनों क्या करेंगे, अदला बदली कर लेंगे, कहेंगे ये लो भैया, इसे तुम ले लो और इसे हमें दे दो, ठीक है। और ये जब अदला बदली हो जाएगी दोनों में, तो क्या करेगा, क्लोरीन चला जाएगा किसके पास, H2 के पास, और क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। Fe के पास SO4 आ जाएगा और क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा। क्लियर है? अब दोनों को एक बार देख लो कि क्या समीकरण जो बनाई है ये क्या संतुलित है, तो क्या कहेंगे कि सर देख लेते हैं। यहाँ पे Fe कितना है, 1 है, Fe कितना 1 है, Cl2 कितना 2 है, Cl2 है ये, और ये कितना Cl है, तो दोनों को बराबर कर लो। यहाँ से क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 2 से जैसे मल्टीप्लाई की तो Cl तो 2 हो गए, H कितने हो गए 2, और यहाँ पे H कितना 2, यानी कि इक्वेशन कैसी हो गई है, इक्वेशन बिल्कुल बराबर हो गई है। समझ गए? यानी कि इक्वेशन संतुलित समीकरण बन चुकी है, बैलेंस इक्वेशन बन चुकी है। क्लियर है इतना? समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो देखते हैं क्या होती है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो क्या कहेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में मिलते हैं तथा इनके मिलने से नया पदार्थ बनता है और वह जल में अविलय होता है। क्या कहेंगे, जल में अविलय होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखो एक चीज देखना, ऊपर से केवल यहां तक ही पढ़ो, इसे केवल यहां तक ही पढ़ो, ठीक है, बनता है तक। तो क्या कहेंगे, सर ये तो डिफिनीशन वाली बन गई, कौन सी, ये तो योगात्मक अभिक्रिया की डिफिनीशन बन गई। जब किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दोनों सेम है, ध्यान रखना। लेकिन अगर जहां तुमने एक बात ऐड कर दी, कौन सी, ये वाली, कौन सी, ये वाली, कि वह जल में जो पदार्थ बनता है वो जल में कैसा होता है, अविलय होता है, यानी कि घुल नहीं पाता है, घुल नहीं पाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो क्या कहेंगे सर, यहाँ पे एग्जाम्पल है Na2SO4 सोडियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड का। ठीक है, यानी कि सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 BaCl2 दोनों क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na के पास Cl आ जाएगा और SO4 BaSO4 के पास चले जाएगा, तो क्या बना देंगे NaCl और BaSO4। देखो क्या बराबर हैं दोनों, तो क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे बराबर अगर देखा जाए तो Na कितने 2, Na कितना 1, तुरंत 2 से मल्टीप्लाई कर दो, Na बराबर हो गए, SO4 1 है, SO4 1 है, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, देखो क्लोरीन 2 हो गए। क्लियर है? तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये भी समझ गए, अच्छे से समझ गए ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये जितनी भी डिफिनीशन थी, कौन कौन सी डिफिनीशन थी जरा बताना।
अब नेक्स्ट आती है हमारी अपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन तो देखो क्या कहेंगे, देखो इसके नेम से क्या लग रहा है कि अपचयन, अपचयन अपने आप चयन कर रहे हो, अपने आप चयन कर रहे हो यानी कि क्या कर रहे हो, देखो इसको ऐसे याद करने की कोशिश करो ना, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं होती, इनके नाम से क्लियर रखो। अपचयन यानी कि अपने आप खा रहे हो, क्या कह रहे हैं, अपने आप चयन कर रहे हो यानी कि अपने आप ग्रहण कर रहे हो, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है वो क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। देखो लिखा भी वही है, क्या कहेंगे, किसी परमाणु, अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसके फलस्वरूप धनात्मक संयोजकता घटती है। अगर देखो इलेक्ट्रॉन लोगे यानी कि किसी से तुम कोई चीज उधार ले रहे हो तो तुम्हारे पास कर्जा बढ़ेगा कि घटेगा, तो क्या कहोगे, सर मेरे पास धन कम हो जाएगा, यानी कि कर्जा बढ़ जाएगा। और ऋणात्मक संयोजकता कैसी हो जाती है, यानी कि कर्जा कैसा होता है, बढ़ जाता है, और कर्जा बढ़ेगा तो तुम्हारे पास जो रुपए होंगे कैसे हो जाएंगे, घट जाएंगे, जो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं एक अच्छे से। पहले तो क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है। अब ये क्या कर रहा है कि ये जाता है कहाँ पे, और ये एक दूसरे आदमी के पास जाता है, ठीक है, ये एक आदमी और ये दूसरे आदमी के पास जाता है, ठीक है। ये क्या कह देंगे, ये है गरीब आदमी, कैसा है, गरीब आदमी, और ये कैसा है, ये अमीर है, जो गांव में साहूकार नहीं होते हैं, उधार देते हैं, वो है ये, ठीक है। अब एक चीज जरा बताना, यहाँ पे देखो कॉमन सेंस काम करेगा, तो कॉमन सेंस से ही काम चलेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर इन चीजों को समझना है ना, ये चीजें क्या होती हैं एक बार अच्छे से समझने के लिए, कि ग्रहण जब करेगा तो क्यों ये घट जाती है, क्यों ये बढ़ जाती है, तो ये चीजें समझने के लिए एक बार समझ जाओगे, चीजें अपने आप समझ जाओगे। तो देखना यहाँ पे ये दोनों लोग हैं, क्या है, एक है आपका गरीब और एक क्या है, अमीर है, ठीक है, जो गांव में साहूकार होते हैं वो। अब ये अमीर जो गरीब आदमी है, ये क्या करेगा, इसको चाहिए रुपए, अपचयन करना है इसको, अपचयन यानी कि अपने आप चयन करना है रुपए का, तो इसको चाहिए रुपए। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा इनके पास, क्या करेगा, ये जाएगा इनके पास, और क्या कहेगा कि भैया हमको ये बता दो कि हमको इतने इतने रुपए चाहिए, ठीक है। इसे कहा कि भैया हमको क्या 500 रुपए चाहिए, कितने चाहिए, 500 रुपए। कहोगे 500 रुपए के लिए कोई जाता, अरे मान लिया ना 500 रुपए के लिए क्या जाएगा, इसके पास जाएगा, और ये क्या कहेगा कि भैया हमको 500 रुपए का क्या चाहिए, अपचयन चाहिए, अपचयन यानी कि कर्जा चाहिए हमको, तो ये कहेगा ठीक है भैया ले लो 500 रुपए, ठीक है। अब ये 500 रुपए और इसने कहा कि ये जो है आपको देना है, तो ये क्या कहेगा, ठीक है भैया। अब ये 500 रुपए जो इसने ले लिए, अब 500 रुपए लेने के बाद क्या कहोगे कि सर 500 रुपए तो ले लिए इसने, लेकिन इसके पास क्या बढ़ गया, इसके पास ऋण यानी कि लोन बढ़ गया ना, क्या हो गया, लोन बढ़ गया इसके पास, ठीक है, क्योंकि 500 रुपए अभी लिए और 500 रुपए क्या लिए थे, कुछ दिन पहले भी इसने 500 रुपए और लिए थे, तो 500 प्लस करके कितना बन गया, 1000 बन गया, तो इसके पास लोन क्या हो गया, बढ़ गया ना, ठीक है, लोन क्या हो गया इसके पास, लोन उसके पास बढ़ गया। अब जब इसके पास लोन बढ़ गया है तो लोन बढ़ने के बाद क्या हो गया, ऋणात्मक संयोजकता बढ़ती है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऋणात्मक संयोजकता बढ़ती है, यानी कि लोन क्या होता है, लोन बढ़ जाता है, क्योंकि आपने क्या लिया था, अपचयन किया था, आपने अपचयन किया था, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया था। तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे उधार लिए हुए एक तरीके से पैसे होते हैं, क्या कहेंगे, उधार रुपए होते हैं। कैसे होते हैं, उधार रुपए होते हैं, कि आप जब उधार रुपए किसी से लेते हो, अब ठीक है, किसी से कहते हो भैया हमें इतने रुपए चाहिए, जरूरत है हमें,
इतने रुपए लेते हो तो एक तरीके से वो क्या ले रहे हो, इलेक्ट्रॉन ले रहे हो। इलेक्ट्रॉन लोगे तो तुम्हारे पास क्या बढ़ जाएगा, ऋण बढ़ जाएगा, यानी कि कर्जा बढ़ जाएगा। और उसको चुकाने की जो क्या होती है, चुकाने की जो क्षमता होती है, कैसी, धनात्मक जो क्षमता होती है, यानी कि धन जो होता है, धन होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि आप जब लोन लेते जा रहे हो तो वो रुपए कहीं लगा रहे होगे, खर्च कर दिए, तो आपके पास तो खुद का रुपए कम बचा ना जो उसे दे पाओगे। तो धन क्या हो रहा है, धन कम हो रहा है, और ऋण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि धनात्मक, धन से क्या कहोगे सर, धन से कहोगे सर धनात्मक, और ऋण से क्या कहोगे, ऋणात्मक। क्लियर है? ऋणात्मक क्षमता बढ़ती है, धनात्मक क्षमता घट जाती है। कब? जब आप ग्रहण कर रहे हो तो क्या, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का अपचयन कर रहे हो तो, यानी कि उधार रुपए ले रहे होते हो। आई होप इतना तो समझ आ गया होगा ना। ठीक है, अपने आप टॉपिक पे भी आ जाते हैं इतना समझ के। क्या कहेंगे कि सर किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन अपक्रिया कहते हैं। इसके फलस्वरूप धनात्मक संयोजकता घटती है और ऋणात्मक संयोजकता बढ़ती है, जो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करते हैं उनकी संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा भी है क्या सर, Na लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास पहले से रुपया कितना था, 1 रुपया था, और जब तुमने 1 रुपया उधार ले लिया तो तुम्हारे पास बचे कितने, 1 भी नहीं ना, 1 भी नहीं, क्योंकि तुमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि पुराना जो कर्जा था वो भी तुम्हें देना है अब, और जो तुम्हारे पास है वो तो फिर घट गया ना अपने आप, Na बचा। यहाँ पे Fe के पास कितने रुपए थे, 3 रुपए थे, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके बाद कितने बचे होंगे, 1 कितने बचे होंगे, क्या कहोगे सर, 2 बचे होंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, इसी का जस्ट दूसरा होता है सर ऑक्सीकरण अपक्रिया। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अपक्रिया, यानी कि इसको उल्टा कह सकते हो, अपचयन अपक्रिया का उल्टा कह सकते हो। क्या कहोगे कि सर, क्या कहोगे, किसी परमाणु, अणु या आयन से अलग होना क्या कहलाता है, किसी परमाणु, क्या कहोगे, किसी परमाणु, अणु या आयन से अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहोगे, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, यानी कि किसी परमाणु, अणु से अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी कि किसका, इलेक्ट्रॉन का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके फलस्वरूप धनात्मक संयोजकता बढ़ती है तथा ऋणात्मक संयोजकता कैसी होती है, घट जाती है, जो अलग हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी कि अब आप यहाँ पे वो गरीब इंसान नहीं हो, आप यहाँ पे क्या हो, एक अमीर आदमी हो। जैसे यहाँ पे बताया था, जब आप गरीब आदमी थे तो आपके साथ क्या कर रहे थे, आप कर रहे थे अपचयन, आप कर रहे थे क्या, अपचयन। और अगर आप क्या बन जाते हो, आप बन जाते हो अमीर आदमी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे ऑक्सीकरण। क्या करोगे, ऑक्सीकरण। समझ गए, क्या करोगे, ऑक्सीकरण करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, तो इसके एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। क्या कहेंगे, और एक और चीज यहां से याद कर लो ना, कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसलिए इसे विइलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं। अगर आपसे विइलेक्ट्रॉनीकरण कहें तो क्या कहोगे, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसलिए इसे विइलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे आप खड़े हो, अब आपसे कोई आएगा कहेगा कि भैया हमको इतने रुपए चाहिए, तो क्या कहोगे, कहोगे लो भैया ले लो इतने, और आपके पास तो है ही पहले से। ठीक है, Fe++ है, आप किसी को रुपए दे रहे हो, यानी कि Fe++, और ये क्योंकि आपके पास जब ज़्यादा होंगे तभी तो आप दिए होंगे ना किसी को, तो उसी हिसाब से ये बन जाता है। क्लियर है इतना? ठीक है, ये एग्जाम्पल तो अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, इसको भी अगर बनाना चाहना तो कॉपी पे बना लेना एक बार। ठीक है, समझ जाओगे अच्छे से। अब आती सर रेडॉक्स अपक्रिया। तो रेडॉक्स अपक्रिया को अगर समझना है तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर रेडॉक्स मतलब अपचयन प्लस
ऑक्सीकरण। क्या कहोगे? अपचयन प्लस ऑक्सीकरण। ठीक है, यानी कि ऐसी अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। यानी कि एक अभिकारक का अपचयन होगा और दूसरे अभिकारक का ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया गया है, अच्छा सा, कितना अच्छा एग्जाम्पल है। क्या कहेंगे सर? CuO और H2 मिलके क्या बना लेते हैं? Cu बनाते हैं और H2O कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, क्या कहेंगे सर? यहाँ पे O है, O है, जब आपके पास से कुछ चला जाए, क्या कहेंगे? आपके पास से कुछ चला जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब आ जाते हैं, आपके पास से कुछ जाने के लिए तो आते हैं, और जब आपके पास से कुछ चला जाता है तो वो क्या, कैसी क्रिया हो जाती है? अपचयन अपक्रिया हो जाती है। यानी कि यहाँ पे देखो O है, यहाँ पे CuO है, अगले क्षण क्या हुआ? O गायब हो गया, यानी कि जो उधार लिया था वो उसके पास से चला गया। कैसी अपक्रिया? अपचयन अपक्रिया हो जाएगी। ठीक है, और देखो यहाँ पे H2 के पास कुछ नहीं है यहाँ पे, और अगले देखोगे क्या हो गया? H2 के पास आ गया, जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास कुछ आ जाए, कैसी क्रिया? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। समझ गए? नेक्स्ट आ जाता है अब दूसरा एग्जाम्पल। क्या कहोगे सर? यहाँ पे ZnO लिखा हुआ है। क्या कहेंगे? ZnO लिखा हुआ है, तो O है, O यहाँ पे नेक्स्ट में नहीं है, तो क्या हो जाएगी? ये अपचयन अपक्रिया हो जाएगी। और इसमें देखो C के पास कुछ नहीं है, यहाँ पे CuO हो गया, यहाँ पे U कर लो। ठीक है, CuO हो गया, तो कैसी अपक्रिया? ऑक्सीकरण अपक्रिया हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ऑक्सीकरण अपक्रिया हो जाएगी। समझ गए इतना अच्छे से? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि सर जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट, क्या कहेंगे? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देखा होगा लोहे की जो कील, हमने घर में भी देखो चेक किया है क्या कि सब जब लोहे की जो कील होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, जब उसको हम लोग विलयन में डाल देते हैं तो उसका देखा होगा कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वही चीज पढ़ लेते हैं। क्या कहेंगे? कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्यों कलर चेंज हो जाता है? क्वेश्चन देख लिया ना? ठीक है, क्या कहेंगे कि सर लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि लोहा कॉपर से क्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट बनाता है, जिसका रंग हरा होता है, और इसी के फलस्वरूप विलयन का रंग नीला हो जाता है। समझ गए? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, नहीं आया होगा समझ। क्या कहेंगे कि सर लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर से क्या होता है? क्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट बनाता है, और आयरन सल्फेट जिसका रंग कैसा होता है? हरा होता है, और इसी के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास देखो इसके एक दिया गया है, देखो यहाँ पे क्या है? देखो Fe है और ये क्या है? CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, और ये क्या है हमारा? लोहा है, आयरन है। ठीक है, अब जब Fe को यानी कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट बन जाता है, और कॉपर निकल जाता है। कॉपर का रंग कैसा होता है? हरा होता है, और जब हरा निकल जाएगा और इसके आने से कौन सा रंग बन जाएगा? नीला रंग बन जाएगा। तभी क्या होता है? विलयन का रंग बदल जाता है। क्लियर हो गया इतना? बैलेंस तो है ही है। अच्छा, ये बता सकते हो कि ये कौन सी इक्वेशन है, यानी कि कौन सी अभिक्रिया हुई है इसमें? ये बता सकते हो कौन सी अभिक्रिया हो रही है?
ध्यान से देखो इसको, कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो क्या कहेंगे कि सर इसमें अभिक्रिया हो रही है कि जब आपके पास कुछ ना हो और अगले थोड़े समय बाद आपके पास कुछ चीज आ जाए, यानी कि अदला बदली हो जाए, तो कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी कि Fe के पास कुछ नहीं था, नेक्स्ट देखो Fe के पास आ गया, कौन सी अभिक्रिया? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। क्या कहेंगे? तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? यानी कि जो तेल और वसा युक्त जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे चिप्स का पैकेट हो गया, ये सब चीजें जितनी भी होती हैं, इनको नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है? यानी कि नाइट्रोजन गैस क्यों इसमें प्रभावित की जाती है? ऑक्सीजन क्यों नहीं रखी जाती, या अलग गैसेज जो होती हैं वो क्यों नहीं रखी जाती हैं? तो देख लेते हैं इनको भी। क्या कहेंगे? सर तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को अपचयित होने से बचाने के लिए हम इन्हें क्रियाशील नाइट्रोजन प्रवाहित कर देते हैं, नाइट्रोजन प्रवाहित कर देते हैं, क्योंकि तेल एवं वसा का अपचयन होने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध और स्वाद दोनों बदल जाते हैं। यानी कि अगर कहेंगे कि अगर देखो तेल और वसा युक्त जितनी भी चीज, यानी कि फैटिलाइजर जितनी चीज होती हैं, उनमें अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग ये मिलाएंगे नहीं, क्या कह रहे हैं, अगर इसमें हम लोग कुछ नहीं मिलाते, कुछ नहीं का मीन्स अगर हम लोग नाइट्रोजन गैस प्रवाहित नहीं करेंगे तो इनका अपचयन हो जाएगा, और अपचयन के बाद क्या हो जाएगा, ये चीजें कैसी होंगी? विकृत गंधी हो जाएंगी, यानी कि बदबूदार हो जाएंगी, स्वाद चेंज हो जाएगा, और तो हमें क्या होगा, ये चीजें खाने में भी बेकार लगेंगी और तबीयत खराब हो जाएगी। इसी वजह से इनको क्या किया जाता है? नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, और नाइट्रोजन गैस भी हमेशा के लिए नहीं होती है, इसको जो है फिक्स डेट के लिए होता है। तभी देखा होगा पैकेट या कोई भी चीज़ लेते हो उसमें एक डेट लिखी होती है, एक्सपायरी डेट, ठीक है, उस एक्सपायरी डेट तक ही वो वैलिड होती है। समझ गए इतना अच्छे से? ठीक है, तो ठीक है, अपचयन होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, इतना तो आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से फिर से रिवीजन कर लेंगे, जो एग्जाम्पल बताए उनको भी अच्छे से समझ लेंगे। इसके आगे हम लोग और 2 क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद छोटी छोटी हम लोग प्रैक्टिस चालू कर देंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।